अस्सलामुअलैकुम। आज फिर हाजिर हैं एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, जिनकी कहानी हम सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी। ये इत्तेफाक से दोनों पर्सनैलिटीज़ के बाद ये तीसरी बच्ची जो है ये भी मेरी स्टूडेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इन तीनों बच्चों के ऊपर। और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, मेरा नाम रोशन किया, अपने वालिदैन का, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये हैं तूबा शाह, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हैं और डॉक्टर हैं। डॉक्टर एक जनरल डॉक्टर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को और आजकल तो इनकी बहुत डिमांड है। हालात बदल रहे हैं, नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर्स से ज़्यादा इन लोगों को अप्रोच किया जा रहा है। तो तूबा की कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से कि तूबा इस मुकाम तक कैसे पहुंची। और हमारी बच्चियां जो इनको करियर काउंसलिंग के बारे में पता नहीं होता, वो सिर्फ एक या दो टारगेट जहन में बना के बैठी हुई होती हैं और अगर वो अचीव नहीं हो पाते तो फिर वो कुछ नहीं कर पाती और पर बस वो कोशिश करती हैं कि जैसी ज़िंदगी गुजर रही है गुजार ली जाए और उसमें वो कुछ इनोवेशन नहीं कर पाती, कुछ अपना इनपुट नहीं डाल पाती। तो ऑप्शंस खुले रखने चाहिए और तूबा से बात करने का मकसद यही है कि माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज़ हमारी सक्सेसफुल लेडी और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और देखते हैं इनसे क्या क्या बातें हो सकती हैं और हमारे लिए क्या क्या गाइडलाइन हो सकती हैं। जी तूबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे पता था मैंने आपके बारे में बताया। अब आप ज़रा बताएं खास तौर पे बच्चियों को कि आप क्या हैं और ये आपका सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ गुजारती हुई आई हूँ। जैसे सारे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस मुकाम तक पहुँच सकूँगी, लेकिन मेहनत के साथ और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी एक्रेडिटेड प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन ऑस्ट्रेलिया में, एज एक्रेडिटेड प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हूँ। ग्रेजुएशन मैंने अपना राना लियाकत अली खान गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से किया और वहाँ पे मैंने न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स की फील्ड जो है वो चूज़ की, क्योंकि मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा लगाव था इस बात से कि मैं लोगों की किसी तरीके से हेल्प कर सकूँ। मुझे बहुत इस बात से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है और सिर्फ डॉक्टर बन के जो है वो दूसरों की हेल्प नहीं की जा सकती। और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, अलाइड हेल्थ फील्ड बहुत ज़्यादा हैं, जैसे डायटेटिक्स हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया। ये सारे लोग मिलकर जो है वो बहुत अच्छी अलाइड हेल्थ टीम बनाते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स बच्चों से लेके बड़ों तक हर एज पे आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो मेरा एक मेन मकसद था। तो इसलिए मैंने न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स को सिलेक्ट किया एज अ फील्ड। और फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने 2 साल की जॉब किया पाकिस्तान में ही इंडस हॉस्पिटल में, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे काम करने की और बहुत अच्छे डॉक्टर्स और सीनियर्स के साथ। उसके बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई थी। वहाँ पे जाने के बाद जो है वो मुझे यही शौक़ था कि मैंने यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आप किस तरीके से वहाँ की अपनी यहाँ की डिग्री को वहाँ पे वैलिडेट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सा मिसकंसेप्शन है हमारी गर्ल्स के दरमियान कि मतलब आपकी यहाँ की एजुकेशन वहाँ पे आप उसको वैलिडेट नहीं करवा सकते या यूज़ नहीं कर सकते, या जो यहाँ पे आप इंटर्नशिप के आर्ट्स कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो वो सारी वेस्ट हो जाएगी या आपको नहीं। बहुत सारे मैंने लोगों से जो है वो ये पर्सपेक्टिव सुना है उनका कि उनको ये लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन जो है वो हमें पाकिस्तान में बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है और हम इसकी बेसिस पर आगे वहाँ पे जाके अपने मज़ीद थोड़े से एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर करके और बिल्कुल वहाँ पे एज अ प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन काम कर सकते हैं। अब मुझे वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 5 to 6 years हो गए हैं। जी तूबा, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि आपने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कराची में गुजारा, पाकिस्तान में रही आप, लोकल मिजाज आपको पता है, जो यहाँ पे लोगों का रुझान है पढ़ाई के हवाले से या एक पर्टिकुलर फील्ड के हवाले से। तो आपका क्या मशवरा होगा ख़ास तौर पे मैट्रिक और इंटर की स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली बच्चियों के लिए, तो आप क्या मशवरा देंगी, क्या किया जाए? मेरा मशवरा ये होगा कि आप एक चीज़ पे फिक्सेटेड ना हो जाए कि आपने यही करना है। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में यही देखा गया है कि बच्चियों को डॉक्टर बनने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करी होती है, लेकिन
हर ईयर हज़ारों की तादाद में बच्चे उसमें जो है वो एमकैट दे रहे होते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड या फिर डिसहार्ट हो जाते हैं। डिसहार्ट हो जाते हैं कि नहीं उनका एडमिशन मिल सका। लेकिन आपको अपना प्लान बी, ए बी सी प्लान्स रखने चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती बच्चियों को या बच्चों को कि कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं जो आपको बहुत अच्छा मतलब बना सकती हैं, या फिर आपकी गोल्स उस फील्ड से भी पूरे किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर वाली फील्ड में जाकर अपनी लाइफ के गोल्स पूरे कर सकें। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अलाइड हेल्थ जो एक अलाइड हेल्थ टीम होती है और उसके अंदर जो भी लोग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और डाइटिशियंस, ये सारी ये सारी फील्ड्स हैं जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं। डॉक्टर के बाद अगर फॉर एग्जांपल आपका वो गोल नहीं पूरा हो रहा, तो आप इन फील्ड में जा सकते हैं और अपनी अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स। जी तुबा, आपने बताया अपनी फील्ड का डाइटिशियन के हवाले से कि आप कॉलेज चले गई, राना लियाकत कॉलेज, वहाँ पे आपको अच्छे गाइडलाइन मिली, टीचर्स अच्छे थे, डिपार्टमेंट अच्छा था, आप अपना मकसद जान सकी, पा सकी। तो अब ये जो आप दीगर बात कर रही हैं, उसके लिए कोई आपको आइडिया है कि आप जैसे स्पीच थेरापिस्ट हो गए, फिजियोथेरापिस्ट हो गए, उसके अलावा जो आप और बता रही हैं बच्चियों के लिए स्पेशली, तो कुछ और गाइड कर सकती हैं कि कैसे मैट्रिक इंटर के बाद ये बच्चियां ज्वाइन कर सकती हैं इस फील्ड को? ये कराची यूनिवर्सिटी का ही मुझे मालूम है कि कराची यूनिवर्सिटी में ये सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की भी, साइकोलॉजिस्ट की भी। तो आप वहीं से अपनी इंटर के बाद जिस तरह आप दूसरी फील्ड्स के लिए एडमिशन लेते हैं, इस तरह आप स्पीच थेरेपिस्ट की भी आप इस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं वहाँ पे। और 4 इयर्स की डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने 4 इयर्स की अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आप फर्दर। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, आईटी, एआई, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं जिंदगियों के अंदर। तो अभी मैं ये सुन रहा था, या एक्सपर्ट्स जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। बच्चों को, इंसानों को जहनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये फील्ड क्या वाकई आसान होगी, मतलब पॉपुलैरिटी होगी इसको, क्या कहती हैं आप? ये फील्ड बहुत ज़्यादा अभी से ही इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, स्पेशली साइकोलॉजिस्ट की। और बिल्कुल सही कहा कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे रिलेटेड भी हैं, उसके अलावा आइसोलेशन की वजह से भी, क्योंकि ज़ाहिर है हम रूम में 4 लोग बैठे होते हैं और चारों के हाथ में एक एक फ़ोन होता है, तो वो आइसोलेशन ही कहलाएगी कि आप जो है वो इंटरेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो उस रीज़न की वजह से ये वाली फील्ड अब बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट की है लोगों की, और ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो साइकोलॉजिस्ट हम ट्रेंड सेटर बन सकते हैं अगर हम अभी फोकस करें कि मिसाल के तौर पे अभी जो बच्चे इंटर में, मैट्रिक में, इंटर में हैं, तो वो इस चीज़ को देखें कि हम साइकोलॉजी को पढ़ें। तो आपका ये ख्याल है कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर देम एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर आप वहाँ पे देखती हैं जहाँ पे इस वक्त आप मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे क्या पोजीशन है साइकोलॉजिस्ट इनकी? वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड है साइकोलॉजिस्ट की, जैसे मैंने कहा आइसोलेशन की वजह से और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी हमसे थोड़ी डिफरेंट है। पेरेंट्स अकेले रह रहे होते हैं, बच्चे अकेले रह रहे होते हैं, उनकी इतनी बॉन्डिंग या कम्युनिकेशन कुछ घर ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं होती भी है, लेकिन काफ़ी घरों में नहीं भी होती। तो और फाइनेंशियल स्ट्रेस और एआई की वजह से जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो बढ़ गई है साइकोलॉजिस्ट की भी अब ऑस्ट्रेलिया में। मेरी पर्सनल एक कन्फ्यूजन है शुरू से ही, और माशाल्लाह आप फील्ड की हैं तो मैंने कहा चले अपनी कन्फ्यूजन के साथ साथ और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है, ये साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करें कि ये कैसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनका काम कैसे अलग होता है? साइकोलॉजिस्ट बेसिकली सिर्फ काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते, वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं। और वो बस आपकी स्टोरी आपसे सुनेंगे और आपको उसके अकॉर्डिंगली काउंसिल करेंगे और आपको मेंटल हेल्थ रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। जो साइकेट्रिस्ट होता है वो एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, और वो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है मेडिसिन के साथ, नॉट जस्ट विद कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग, बट वो आपको
जो है वो मेडिसिन और मज़ीद डिफरेंट ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करता है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि वो MBBS डॉक्टर्स होता है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट just for counseling when you are like on the baseline for mental problems. अच्छा, हमारी सोसाइटी के अंदर तो इसको समझा जाता है कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से अगर हम रब्ता कर रहे हैं तो लग रहा है हम पागल हैं। जी। तो इस वजह से हमारी सोसाइटी में तो ट्रेंड ही नहीं है, हम कभी ना जाना चाहते हैं ना किसी को लेके जाना चाहते हैं। तो इसको आप कैसे मशवरा देंगी या कैसे आप देखती हैं? हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? It is just like going to a dietitian for asking what you have to eat properly, क्योंकि खाना तो आप रोजाना ही खा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता प्रॉपरली नहीं, गाइडेंस के लिए आप जा सकते हैं। तो सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट हमारी अपनी सोसाइटी में, स्पेशली मैं फीमेल्स को लेके जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि उनकी डेली की हमारी सोसाइटी में एक ही रूटीन होती है। वो सुबह उठती हैं, अपनी नाश्ता देती हैं सबको, फिर बर्तन धोती हैं, फिर लंच की तैयारी करती हैं, सर्व करती हैं, फिर बर्तन धोती हैं, फिर रात। और अब आपकी साल यही रूटीन अगर चलती जाए तो आप सिर्फ इसी बात को सोचें कि आपका क्या। हाँ, और फिर जाहिर है सब अपने बच्चे अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें होमवर्क, फ्रेंड्स, जो भी है, और हस्बैंड अपनी जॉब, एवरीथिंग वो अलग चल रहा होता है। तो कम्युनिकेशन अगर आप वो साइकिल ब्रेक नहीं कर पा रहे तो जाहिर है आपको ये मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होती हैं। तो इसमें कोई हार्म नहीं है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, इनिशियल स्टेजेस पे जाएं और जाके नॉर्मल एक कंसल्टेशन की तरह उनसे डिस्कस करें और वो आप स्ट्रेस रिलीफ करने में आपकी हेल्प करें। इट फील्स सो मच बेटर जब आप अपनी स्टोरी किसी को बताते हैं और किसी ऐसे बंदे को बताते हैं जो जजमेंटल नहीं होता, जो एक थर्ड पर्सन होता है, उसकी आपकी लाइफ से कोई इंटरेक्शन नहीं होता, वो आप उसको ईजीली खुलकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर हम इस ट्रेंड को तोड़ें कि ये सिर्फ पागल ही लोग साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका जो ये मशवरा है, हम इसको रिलेट करते हैं उसी बात से कि अगर हमारी सोसाइटी में ये ट्रेंड आए, हमारी बच्चियां आगे आए इस फील्ड में, तो ये कम से कम अवेयरनेस फैलेगी और सोसाइटी बहुत बेहतर हो सकेगी। मतलब अगर ये इन लोगों के क्लिनिक्स जगह जगह, काउंसलिंग सेंटर्स जगह जगह मौजूद हो, मतलब एक इलाके में अगर एक मौजूद है तो होपफुली कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुपके चुपके से वहां पे अप्रोच करना शुरू करेगा, बेहतरी आएगी तो वो डिस्कशन भी आएगी फिर। एग्जैक्टली। तो अच्छा, कोई आप किसी को जानती हैं अपने जानने वालों में या वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी कि किसी ने आपसे अपना आप शेयर किया हो, किसी पेशेंट ने शेयर किया हो कि मैंने ये काउंसलिंग ली और मुझे बेहतरी आई? जी, काफ़ी, क्योंकि मैं जेराटिक पॉपुलेशन में ज़्यादा काम करती हूँ एज ए डाइटिशियन, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो ओल्ड एज होम्स में होते हैं या फिर घर में होते हैं, तो वो बाय देमसेल्फ होते हैं, उनके साथ और कोई नहीं होता। तो काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है जब डायटेटिक्स की काउंसलिंग के लिए जाती हूँ, लेकिन ज़ाहिर है और भी बातें हो जाती हैं। तो काफ़ी लोगों से मुझे ये पता चला कि जब वो साइकोलॉजिस्ट से जस्ट नॉट थिंकिंग लाइक कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास गए और उसने जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, हम एक थर्ड पर्सन के पास गए और हमने उससे अपनी दिल का हाल शेयर किया और फिर उसने हमें कुछ गाइडेंस दी और फिर वो हमने अपनी लाइफ में अप्लाई की, तो उससे कितना बेटर फील हुआ। तो इस तरह नॉट जस्ट लाइक अ स्पेसिफिक एज ग्रुप, बल्कि काफ़ी डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों ने, मेल एंड फीमेल बोथ, मुझे ये रिव्यूज़ मिले हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं और ये डिस्कस करते हैं तो फील अलॉट बेटर। वो शख्स जो है मेरे ख्याल से आउट ऑफ द बॉक्स बैठ के या आउट ऑफ द सिचुएशन आपको ऑब्जर्व करता है, फील करता है, और वो आपसे, जैसे आपने कहा कि थर्ड पर्सन है, उसका ना आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना है ना आपके मामलात से, और ज़िंदगी में शायद उसने आपने दोबारा मिलना भी नहीं है। तो आपको खुल के आप जब उससे बात करती हैं तो वो सारे मशवरे इतने पॉजिटिव दे रहा होता है कि आपको वाकई उनको अप्लाई जब करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू चेंज ऑल ऑफ योर लाइफ। इट चेंजेस योर लाइफ लिटरली, क्योंकि हाँ, हम जब एक नेगेटिव थॉट लेके बैठते हैं तो हमें नेगेटिव ही थॉट्स आते हैं मुसलसल। तो पॉजिटिव वाइब वाला अगर एक बंदा हमें मिल जाए और हम उससे कम्युनिकेट करें और वो विद इन 10 to 15 मिनट्स ही आपको रियलाइज़ होने लगता है कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, मगर आप उसे देख नहीं पा रहे उस एक नेगेटिव चीज़ की वजह से। या फिर मतलब बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे होते हैं, और वो प्रेशर उनका नहीं होता। तो किसी बंदे को ये रियलाइज़ करवाना कि इट्स नॉट योर बर्डन टू टेक, कि आपने पाँच लोग हैं और 5 लोगों का पूरा बर्डन एक ही बंदे ने लिया हुआ और बाकी 4 फ्री हैं,
तो ये बात रियलाइज़ करवाना, इसको गिल्ट से बाहर निकालना इंसान को, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिल्ट मुझे इस बात का होता है कि मुझे सब कुछ करना है, सबके लिए करना है, और इस बात को रियलाइज़ करना कि इससे इफ़ेक्ट मेरी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा, उसके बाद मेरे बच्चों पे पड़ेगा, मेरे हस्बैंड पे पड़ेगा, मेरी फैमिली पे पड़ेगा, और फिर जब उनकी फैमिली होगी तो उन पे भी पड़ेगा। तो ये साइकिल ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अप्रोच करें ऐसे प्रोफेशनल्स को, उनसे डिस्कस करें, एंड नॉट जस्ट थिंकिंग कि वो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाएंगे, बट जस्ट टू फील बेटर, जस्ट टू मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन एल्स अराउंड यू। तुबा, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गई, प्रैक्टिस कर रही हैं। पहले ये बताइए कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आप डॉक्टर बनेंगी, या एमबीबीएस का आपका प्लान था? आपने कहा ना कि खिदमत करना आपको अच्छा लगता है, तो अब मैट्रिक से जरा मुझे बताइए कि आपने बताया कि आप नॉर्मल से स्टूडेंट थी, ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी, उसके बाद आपने कुछ टारगेटेड कुछ प्लान किया था कि आप राना लियाकत जाएंगी, डाइटिशियन में जाएंगी, इस फील्ड को अपनाएंगी? तो जरा ये बताइए कि ये कैसे आपका मैट्रिक के बाद से सफर रहा? ये बहुत छोटी सी इंटरेस्टिंग सी मेरी स्टोरी है कि मैंने क्यों न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स सेलेक्ट किया। जब मैंने अपना इंटर मैंने मेडिकल से ही किया था, लेकिन बाकी लोगों की तरह मुझे भी नहीं आइडिया था कि आगे मुझे किस फील्ड में जाना है। लेकिन उसी दौरान मेरी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनको मैंने ये नोट किया कि मतलब थोड़ी सी अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने से वो बेटर हो जाती थी, और थोड़ा सा निगलेक्ट से, या फिर मतलब वो जब नहीं कर पाती थी कोशिश फिनिश करने की अपना मील, या हम उनको नहीं प्रोवाइड करते थे सही, तो वो उनकी तबीयत डाउन हो जाती थी। तो मेरी ये रूटीन बन गई थी कि मैं कॉलेज जाने से पहले उनको जो भी अम्मी उनके लिए जो भी बनाती थी, और मैं उनको अपने हाथ से फीड करा के और फिर मैं जाती थी। तो वो मेरे साथ ही कंफर्टेबल रहती थी, तो मैं उन्हें तीनों टाइम का खाना फीड कराती थी, तो उससे वो बहुत ज़्यादा बेटर हुई थी। तो मुझे उस टाइम पे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बहुत लेविश मील हो या आपके पास बहुत सारे पैसे हो। छोटी सी काउंसलिंग से भी आप मतलब अच्छा मील लोग बाय कर सकते हैं, या फिर मतलब घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं, और उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पर। तो वहाँ से मैंने ये सलाह किया कि मैं लोगों को इस बात की, क्योंकि जब यहाँ पे बच्चे बंटीज़ और टॉफ़ीज़ और चिप्स के पैकेट पे अपने पैसे स्पेंड कर रहे होते हैं, वो मुझे बहुत एनोइंग लगता है। तो ये कि मैं जब इंडस हॉस्पिटल में भी मैं 0 to 5 ईयर्स के बच्चों को जो मेल न्यूट्रिशन के साथ आते थे उनको मैं काउंसिल करती थी, उनके पेरेंट्स को काउंसिल करती थी। तो मेरा यही टारगेट होता था कि मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको बेस्ट किस तरह प्रिपेयर करके अपने बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसमें आपको बेहतरी दिखे। तो ये ओल्ड एज में और पीडियाट्रिक्स पॉपुलेशन में मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया कि वैसे तो जनरली सब में ही ग़िज़ाइयत का बहुत ज़्यादा हाथ है, ज़ाहिर है हर चीज़ में, लेकिन बच्चों में और बड़ों में आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। तो मुझे इसलिए इस पॉपुलेशन में काम करने का इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हुआ। तो फिर मैंने ये फील्ड जो है वो सिलेक्ट किया, और फिर मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे राना लियाकत अली खान कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में ये फील्ड पढ़ाई जाती है। तो फिर मैंने डायरेक्ट यहीं पे एडमिशन लिया था, कहीं और बस मैं इसी की दुआ करी थी कि अल्लाह ताला मेरा यहाँ एडमिशन करवा दे, और मैंने कहीं और ट्राई भी नहीं किया था, बस मुझे पक्का भरोसा था कि हो जाएगा मेरा, तो हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई खास था क्राइटेरिया, बहुत ज़्यादा टफ था कंपटीशन, परसेंटेज बहुत ज़्यादा चाहिए थी, या आप एवरेज तो खैर बेहतर स्टूडेंट रही होंगी मेरे ख्याल से? तो इंटर में क्या सूरत हाल थी, और फिर कैसे रहा आपका कॉलेज का सफर? इतना एवरेज स्टूडेंट ही थी मैं इंटर तक, बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई फाई डॉक्टर वाली नहीं आई थी मेरी, लेकिन जो है वो कॉलेज का क्राइटेरिया इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट 75 अबव परसेंटेज पे आपका एडमिशन हो रहा था कॉलेज में उस टाइम पे। मैं आपको 10 ईयर्स बैक की बात बता रही हूँ। और उसके बाद फिर तब आपको 2 ईयर्स जो है वो आपको जो उनका करिकुलम था, टेक्सटाइल, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको साथ पढ़ने होते थे, होम इकोनॉमिक्स। और उसके बाद फिर 2 ईयर्स के बाद आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हैं, और फिर जो भी आप वो उस पर भी फिर आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपने पिछले 2 साल की आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अच्छी GPI होती है उनको पहले न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलता है। ज़ाहिर है वो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है, तो थोड़ा सा मतलब उसकी एजुकेशन, उसकी बुक्स वगैरह थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्ट है, तो वो परसेंटेज की बेसिस पे उसमें एडमिशन होता है। फिर आप अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट 30 सीट्स होती हैं,
हायर एयर वहाँ पे, तो वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं, अभी हम बात कहीं और ले गए आपकी फील्ड से, आपकी फील्ड की क्या अहमियत है? जैसे आपने कहा कि मुझे दादी की तबीयत को देख के, उनकी गिरती हुई सेहत को देख के मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हुई, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स ले आए, महंगे महंगे डब्बे ले आए, फिर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो केमिकल बेस्ड होते हैं। फूड तो उसमें मतलब कम ही हो रहा होता है, उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उनकी होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट नेचुरल। तो उसको, जैसे आप कह रहे हैं कि हम सस्ती सस्ती घर में अवेलेबल फूड जो है, जो हम नॉर्मल खा रहे होते हैं, उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर हम देना शुरू करते हैं तो उसके रिजल्ट अच्छे आना शुरू होते हैं। तो कुछ मशवरा दें कि अगर आपने जनरली कुछ ऑब्जर्वेशन की हो कि हम लोग किस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी सोसाइटी, अपने घरों में, तो कुछ ऐसा मशवरा दें कि आप जो अपनी एक्सपर्टीज के साथ प्लीज। मैं बच्चों पे लेकर ये डिस्कस करना चाहूँगी सबसे पहले, क्योंकि बचपन से ही जो हमारी नशोनुमा का आगाज़ होता है, तो तब जब हमारी बेसिस अच्छी होंगी, तो मैंने अपनी सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तान में, ये नोट किया है कि बच्चों को ये जो चीज़ों का ट्रेंड है कि चीज़ चाहिए बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और आप अच्छे खासी अमाउंट स्पेंड कर रहे होते हैं, मतलब आपके 2-3 अंडे आ जाएंगे जिसमें आपके 2-3 चिप्स के पैकेट आते हैं। तो अगर आप वो अंडा अपने बच्चे को दे दें, उस चिप्स के पैकेट, और ये कॉन्सेप्ट आपने ही डेवलप किया ना चीज़ का, क्योंकि अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में होती हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो मेरे बच्चों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब क्या चीज़ नहीं मिलती वहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों का नहीं। अब यहाँ पर आए हैं तो वो डेवलप हो रहा है, क्योंकि अब ताना जान जा रहे हैं, वो चीज़ दिला के ला रहे हैं, तो लेकिन वहाँ पे तो अब उनको चीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब वो कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें कुछ हेल्दी चीज़, मैं उनको एक नट बार दे देती हूँ कि ये है चीज़। फिर कुछ मांगते हैं तो मैं उनको वेजिटेबल स्टिक्स डिप के साथ दे देती हूँ कि ये मतलब स्नैक टाइम पे मैं उनको चीज़ के तौर पे योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट दे देती हूँ। मैं उनको बॉयल एग दे देती हूँ, क्योंकि मैंने उनका ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है कि ये जो है वो ट्रीट है, और फिर हम जब 3 मील्स लेते हैं तो वो हमारा नॉर्मल फूड है, वो फूड है। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मांगते ही नहीं है, वो हेल्दी ही चीज़ें मुझसे मांगते हैं। मतलब उससे भूख लगती है तो वो कहते हैं मामा मुझे भूख लग रही है, आप मुझे मिल्क दे दे। मैं टेट्रा पैक्स ला के रखे हुए हैं या फिर फ्रेश मिल्क ला के रखा हुआ है, तो वो जब उसे एक्स्ट्रा स्नैक टाइम पे जब उसे भूख लगती है तो वो मांगता ही हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बात है कि आप बच्चे, जाहिर है वो सीख के तो नहीं आया, तो आपने बच्चे के माइंड में चीज़ का या क्या कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे बनाना हो गया, डेट्स हो गए, ये एग हो गया आपका, मिल्क हो गया, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप, जैसे आप बनाना केक बना के बच्चे को दे सकते हैं, इट्स वेरी हेल्दी। आप बनाना शेक बना के बच्चे को दे सकते हैं, इट्स वेरी हेल्दी। आप डेट पुडिंग बना के दे सकते हैं, दैट्स वेरी हेल्दी। तो इस तरीके से आपको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचना है। आपके एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगेंगे, आपको क्रीम और इस तरह की अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, चीज़, मतलब अनहेल्दी और साथ साथ एक्सपेंसिव चीज़ें ज़रूरी नहीं है एक अच्छा अपने बच्चे को अच्छी चीज़ देने के लिए या अच्छी ग़िज़ाइयाँ देने के लिए। बस आपको आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचना है कि आप किस तरीके से उसको ये दे सकते हैं, और आप ये दे सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए हाई, मतलब अच्छी इनकम होना, बहुत ज़्यादा पैसे होना ज़रूरी नहीं है कि अगर फिर आपका बच्चा फ्रूट खाएगा। अगेन जब आप किसी नई सोसाइटी में जाते हैं, नए कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ से बहुत सारा आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप वहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। पॉजिटिव सोच के साथ आप गई, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट की हैं और वहाँ पे अप्लाई कर रही हो, यहाँ पे भी आप लोगों को चाह रही हो कि उनको भी ये अच्छी आदतें मिले। आपने कहा कि घर का केला चीज़ हो सकता है, उबला हुआ अंडा या एग जो है वो भी चीज़ हो सकता है बच्चे को। जो चीज़ बाहर से हम पापड़, छालिया, टॉफ़ी, स्नैक्स जो जिसे कहते हैं चिप्स वगैरह जो है, ये पता नहीं किस चीज़ में तले जा रहे होते हैं, कैसे होते हैं। तो माँ ने बच्चों को टाइम देना है, एक चीज़ आप जो कह रही हैं कि वो थोड़ा सा क्रिएटिव होकर बनाए कुछ। जैसे आपने कहा कि बनाना शेक दे दिया जाए, नहीं तो हम तो नॉर्मली करते हैं एक जूस का डब्बा लेकर आ गए, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या फ्लेवर डले हुए, जस्ट गिव इट टू दैट। तो अब आपने डेट पुडिंग की बात कर ली कि खजूर की पुडिंग बना के दे दीजिए, आप वेजिटेबल कुछ इंटरेस्टिंग अंदाज में बना के दे दीजिए। तो ये जो चीज़ें आपने बता दी कि इन फ्रूट्स को हम बच्चों की चीज़ की तरफ लेके आ सकते हैं कि चीज़ का कंसेप्ट थोड़ा कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। ऑब्वियसली सोसाइटी में इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, हमारे लिए मुश्किल है बिल्कुल ख़त्म करना।
लेकिन इसको हम कम से कम कट डाउन कर सकते हैं। कट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप बताएं कि हमारी पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीजें बड़ों के लिए भी कुछ बताएंगे जिसको हम न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते ही नहीं उसकी, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इजीली अवेलेबल होती है। जैसे आपने कहा कि किसी इस चीज के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, इनकम बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जनरली अगर आप बात करें एक मील की, अगर आप बात करें तो मैंने ये नोट किया है कि जो हमारी सोसाइटी में मतलब मिडिल क्लास और अपर क्लास ये सारी चीज़ें, तो अगर आप उस तरीके से बात करें तो हम लोग अपनी प्लेट में भर के पहले राइस लेते हैं और फिर मतलब कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर मज़ीद कार्बोहाइड्रेट ही डालते हैं, आलू रखते हैं और शोरबा रखते हैं या फिर दाल जो भी है वो लेते हैं, और कोई चीज़ नहीं होती, बस वही हमारा फुल मील होता है। ठीक है, लेकिन अब अगर आप थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करें और आप हेल्दी प्लेट की तरफ जाएं तो आपकी 1/4 प्लेट में आपके कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। तो आपके राइस हैं या आपकी पोटैटोज हैं या आपकी रोटी है, आपके 1/4 डिनर प्लेट में आनी चाहिए, और फिर बाकी 1/4 प्लेट में आपका प्रोटीन होना चाहिए। तो आपका मीट हो गया या चिकन हो गया या दाल हो गई, एग्स हो गए, या फिर आपके चिक पीस या किडनी बीन्स, ये वाली चीज़ें हो गई, ये सारी हेल्दी प्रोटीन्स आपके 1/4 प्लेट में होने चाहिए। और फिर बाकी जो हाफ प्लेट आपकी बचती है वो होने चाहिए आपकी ग्रीन्स या फिर आप कहें कलरफुल वेजीज। तो वो जो है वो आप ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो तो तभी आपकी दस्तरखान पे जो है वो सैलेड रखा हुआ होगा। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट नोट किया है कि यार मतलब अगर आप जो है वो ही वाला मील देख लें, आप अपना प्लेन में जो आपको मील मिलता है आप वो देख लें कि वो सैलेड का एक बाउल साइड में होता है, थोड़े से राइस होते हैं, चिकन, और आप वो खा के सेटिस्फाई हो जाते हैं। ज़रूरी मतलब मैंने ये काफ़ी दफ़ा नोट किया कि इतने बड़े प्लेट जो हम यहाँ भरते हैं और फिर हमें उससे सेटिस्फाई होते हैं, और हम प्लेन में जो हमें मिलता है हम उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं, और वो लगता है ये अमीरों वाला खाना है, लेकिन वो नहीं, वो अमीरों वाला नहीं, वो गरीबों वाला खाना है। ये वो हम सभी, खैर अमीर गरीब तो एक अलग बात है, ये हम सभी अफोर्ड कर सकते हैं और हम सबके लिए ज़रूरी है। और बचपन से ही ये आदत डेवलप करना बच्चों में लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये जैसे आपने बात की कि बड़ों के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक बताऊं, तो ये बचपन से ही जो आपने डेवलप किया और फिर मतलब सेम है, एक मदर के ऊपर भी ये प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए कि वो बच्चे के लिए अलग खाना पका रही है और बड़ों के लिए अलग खाना पका रही है। तो 1 ईयर के बाद सेम मील पूरी फैमिली को प्रोवाइड किया जा सकता है। सुबह से बात कर रहे हैं हम करियर काउंसलिंग की, और बातें बहुत सारी हो रही हैं डिफरेंट। तो इसमें एक मोटिवेशन बच्चियों के लिए, खास तौर पे लड़कियों के लिए ये है कि आप देख लीजिए कि ये अपने आप को एक आम सा इंसान कह रही हैं, आम सा स्टूडेंट कह रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो एजुकेशन की उसने इनको खास बना दिया। जो प्रैक्टिस रही इनकी इंडस हॉस्पिटल में 2 साल की जॉब बता रही हैं, फिर वहां जाके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो प्रैक्टिस कर रही हैं उसने एक्सपोजर भी दिया, लाइफ भी चेंज कर दी, सोच भी बदल गई। ये इनका मेरा साथ तकरीबन 20 साल से तो हम लोग साथ हैं, जानते हैं एक दूसरे को, शायद थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा, ज़्यादा ही है तकरीबन। ये ऐसी नहीं थी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, बहुत बातें इनकी ऐसी हैं जो मुझे समझ में आ रही हैं और मुझे सीखने की ज़रूरत है। अभी मैं डायबिटिक हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तुबा मुझे आज से 25 साल पहले मिली होती इसी सोच के साथ तो मैं नहीं होता, मुझे ये बीमारी नहीं होती। तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो डायबिटिक इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, अगर तुबा का जो मशवरा है कि हम अपनी प्लेट को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट लें, पोर्शंस कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, ग्रीन कितने हैं, बीन्स भी लेंगे, उसमें चिक पीस भी होने चाहिए, फ्रूट्स भी होने चाहिए, तो इन सब चीज़ों को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो होपफुली कि हमारी सोसाइटी से आधे से ज़्यादा अमराज जो हैं वो ख़त्म, मतलब ये मर्ज जो है ये ख़त्म हो जाएगा डायबिटिक का। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैदा अगर आपका सही नहीं होता, आपको वो सही न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, तो आपका पूरा बॉडी ख़राब हो रही होती है, ऑर्गन्स ख़राब हो रहे होते हैं। तो ज़रा मुझे बताइए ना प्लीज़, जो मैंने बातें कही हैं, बातें तो आपकी थी लेकिन मैंने कर दी क्योंकि मैं विक्टिम हूँ इस चीज़ का, तो अब ज़रा इसको थोड़ा शेयर कीजिए। वो डायबिटीज़ की बात की और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर मुझे भी ये सारी इंफॉर्मेशन कुछ इतने साल पहले पता होती तो बहुत सारे लोगों से शेयर करने से और अपने आप पे भी इम्प्लाई करने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती थी। और मैंने ये जो मैं आपसे हेल्दी प्लेट की बात शेयर की अभी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर किसी की लाइफ का नॉर्मल पार्ट होना चाहिए। ये एक लग्जरी और या फिर कोई ट्रीट या फिर डाइट, जैसे हम इस तरह के मील को डाइट का नाम देते हैं कि आप स्पेसिफिक किसी डाइट पर हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी नॉर्मल रूटीन की चीज़ होनी चाहिए।
और मैंने जो है वो इसको ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद ज़्यादा फील किया कि वहाँ पे जब हम अपने कुलीग्स के साथ लंच कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उन लोगों के जो लंच बॉक्सेस होते हैं वो हमारे लंच बॉक्सेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उनके लंच बॉक्स में फ्रूट ज़रूर होता है, वेजिटेबल्स का बॉक्स ज़रूर होता है। मैं हैरान रह जाती हूँ कि प्रोटीन बार ज़रूर मस्ट है उनका कि नट हैंडफुल ऑफ नट्स लेने हैं, तो वो किसी न किसी फॉर्म में वो ज़रूर लेते हैं। तो अब मैं भी जब स्टार्टिंग में अपना लंच लेके जाती थी, ज़ाहिर है मुझे यहाँ से आदत है, मैंने पढ़ा है सब कुछ, लेकिन फिर भी मुझे ज़ाहिर है मेरी अम्मी ने जिस तरह मुझे दिया मुझे वैसे ही आदत है। तो मैं भी बिरयानी बनी तो मैंने बस बिरयानी जल्दी से अपने बॉक्स में रखी, बंद किया, रख लिया और सुबह गए गर्म करके बिरयानी खोल के बैठ गया। अब खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है उसमें से, लेकिन जब मैं बाकी लोगों का मील देख रही हूँ, अच्छा बाकी मेरी टीम में आपके फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट बैठे हैं जिनका मील बहुत हेल्दी है, और मैं खुद डाइटिशियन बैठी हूँ जो बिरयानी कार्बोहाइड्रेट पे कार्बोहाइड्रेट खा रही हूँ बैठकर। तो फिर गिल्टी फील हो रहा है। गिल्टी फील हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट में बिल्कुल गिल्टी फील होता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब ये लोग कर सकते हैं, ये लोग ही खा के जिंदा है। हाँ, और उनकी एजेस भी, मतलब मैं अपने क्लाइंट्स को जब देख रही होती हूँ जाके तो मुझे इतनी हैरत हो रही होती है कि अब 92 ईयर ओल्ड बंदा हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट हुआ है क्योंकि वो साइकिल चलाता हुआ गिर गया। अल्लाह। अब आप सोचा। और जो है तो जब मैं लोगों के घर जा रही होती हूँ तो वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट रह रहे होते हैं इतनी एज में, 90s में, और अपने मील भी खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनके मील सिंपल होते हैं, बेशक सैंडविचेस बना रहे हैं, ज़ाहिर है हमारी तरह वही खाते हैं, लेकिन वही उनका, और वो हेल्दी, और वही उन्हें इतनी एज दे रहा है कि वो इतना जो है वो जी रहे हैं और हेल्दी जी रहे हैं, ऐसे नहीं कि मतलब बीमारियों के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डाइट को केयरफुली सिलेक्ट करें कि आप अपने प्लेट कैसे प्रिपेयर करेंगे, और इसकी वजह से आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है कि आप उसका ख्याल रखें तो आप बेटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका ख्याल नहीं रखें तो वो आपके बाकी सारे ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी जल्दी हो सकता है ये वाला लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें, और इसको एज अ डाइट में नहीं बल्कि अपना एज अ लॉन्ग टर्म चीज़ लें कि आप लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं अपना और आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं कि वो सस्टेनेबल हो। यानी कि आपने 4 दिन स्ट्रिक्ट वाटरमेलन डाइट कर ली या फिर इस तरह एग डाइट कर ली और फिर आप वापस अपने पैटर्न पे चले गए। मतलब 1 या 2 दिन चीट डे हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो आपका एक लाइफ साइकिल जो है वो ऐसे चलना चाहिए, होना चाहिए। और चीट डे के लिए भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपकी बॉडी को इतना टाइम मिलना चाहिए कि उसने आपने जो मील लिया वो उसको इजीली प्रोसेस कर सके और फिर वो उसको यूटिलाइज कर सके। तो अगर आपने एकदम ही बहुत सारा खाना, मतलब एक चीट मील में आपने 1500-2000 कैलोरीज फ्राइड जो है वो चिकन में ले लिया, तो और आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी की नीड ही नहीं थी, तो वो डेफिनेटली बाकी रेस्ट ऑफ द एनर्जी सेव हो जाएगी, और वो एनर्जी सेव होती है फैट की फॉर्म में। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेना एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी आदत है कि आप 3 मेजर मील्स लें अपने, और जो है एटलीस्ट 2 स्नैक्स लें कि फिर आप इतना लंबा आपका गैप भी ना हो। ये डायबिटीज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लॉन्ग मील गैप्स ना रखें कि आपकी ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करें। तो अपने स्मॉल मील्स लेना, अपनी बॉडी को इतना टाइम देना है कि वो प्रोसेस कर सके उसको। अच्छा, बातें माशाल्लाह बहुत मज़े की होती जा रही हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। हम दोबारा वापस आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो अब बच्चियों को आपने मशवरा दिया कि अपना प्लान A, B और C भी रखिए, और ख़ास तौर पे इन मैट्रिक और इंटर वाली बच्चियां अगर बाहर जाना चाहती हैं पढ़ाई के लिए भी और प्रोफेशनली भी, पहले बताएं कि वो पढ़ाई के लिए जाना चाहती हैं तो उनके लिए क्या बेहतर रहेगा, और फिर प्रोफेशनली अगर जाना चाहती हैं तो किस चीज़ को अपनाया जाए। अगर वो पढ़ाई के लिए जाना चाहती हैं तो इंटर आप प्रेफरेबल होता है कि आप मेडिकल से अपना इंटर करें, क्योंकि आपकी उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली बाहर जाना चाहते हो और डायटेटिक्स की फील्ड से आप रिलेट करते हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं, तो सबसे इसका मैं आपको छोटा सा एक प्रोसेस है, थोड़ी सी मेहनत के साथ आप ये बिल्कुल इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं कि आप वहाँ पे जाके जो है वो रह सकें, प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन हो सके।
तो सबसे पहले ये है कि आपको अपने यहाँ पे 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 साल की आपकी जॉब हो, और वो प्रॉपर मतलब इस तरीके की जॉब हो कि आप वो प्रूव कर सकें कि आपने वो जॉब की थी। क्योंकि मेरे साथ भी सेम हुआ था कि स्टार्ट में मुझे सैलरी जो है वो इन हैंड मिलती थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो मैं कुछ सिवाय उस सर्टिफिकेट के मैं और कोई प्रूफ नहीं दे सकी कि मैंने ये भी किया था। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपकी सैलरी कहाँ पे प्रॉपरली बैंक में आ रही हो, बैंक में आ रही हो, नाम के साथ आ रही हो, ताकि ज़ाहिर है ये छोटी छोटी चीज़ें का अगर आप किसी बाहर कंट्री मूव कर रहे होते हैं अब्रॉड, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो नोटिस होती है, वो बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी भी चाहते हैं ना वो लोग, Exactly. क्योंकि ऐसा मतलब शायद हम अफसोस होता है इस बात पे, एज अ पाकिस्तानी हमारा इमेज बहुत अच्छा नहीं है। तो हम लोगों ने जितने उल्टे सीधे काम किए हुए हैं, तो अगर हम जो सीधे लोग भी हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं। तो आप जैसे बता रही हैं कि आपको बाय हैंड इन हैंड सैलरी मिला करती थी, तो ये छोटी छोटी चीजें जहन में रखनी है बिल्कुल, क्योंकि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, उन्होंने की होती है 2-2 साल की जॉब, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता कि उन्होंने वो जॉब की है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और फिर और एजुकेशन का दौरान आपने इंटर्नशिप का ख्याल रखना है कि जो आपकी 3 इंटर्नशिप्स होती हैं मेजर, उसको टोटल मिला के आपके एटलीस्ट 100 आवर्स बनने चाहिए, क्योंकि उनका क्राइटेरिया है, ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको बता रही हूँ कि उनका क्राइटेरिया है कि 100 आवर्स ऑफ इंटर्नशिप ड्यूरिंग एजुकेशन। और उसके बाद फिर आपकी 2 इयर्स की जॉब हो। उसके बाद फिर वहाँ पे पहले डेस्कटॉप एलिजिबिलिटी होती है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेक करते हैं कि वो एलिजिबल है नहीं है। तो उसमें आपकी नॉर्मल मैट्रिक की, इंटर की डिग्री, आपका जो है वो ग्रेजुएशन का सारी मार्कशीट्स वगैरह ये सब अटैच होकर आप सबमिट करवाते हैं उनको। उसकी फीस है वो हर ईयर थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती रहती है। लास्ट जब मैंने पे की थी वो $1,200 थी, तो 1200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थी। तो ये आप जब आपने ये क्लियर कर लिया कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और आपने इंटर्नशिप के आवर्स अपने कंप्लीट किए हैं, आपने 2 इयर्स की जॉब की भी, आपने ये सब प्रूव कर लिया, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं MCQ एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो MCQ एग्ज़ाम सेम, इसकी भी 1400 फीस है, और ये जो है वो अब ऑनलाइन भी होता है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे होना, पाकिस्तान में बैठे बैठे भी ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपने अपना MCQ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, और ये जो आप 2 साल की जॉब करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको MCQ एग्ज़ाम पास करने में, क्योंकि वो जो है वो प्रोफेशनल, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते उनके, लेकिन प्रोफेशनल क्वेश्चन ज़रूर होते हैं जो आप मतलब टेक्स्ट बुक पढ़ के उनको नहीं किया जा सकता। जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपकी, उसमें वो पूछी जाती है। होते वो जो है वो ग्रेजुएट लेवल ही है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ होता है। ये आपने अपना MCQ एग्ज़ाम क्लियर किया, तो MCQ इसके बाद एक एग्ज़ाम और है आपका ओरल एग्ज़ाम, लेकिन MCQ एग्ज़ाम के बाद आप स्किल असेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप अपनी स्किल असेसमेंट, इसके रिजल्ट के साथ आप अपनी स्किल असेसमेंट जो है वो अप्लाई करते हैं, वो आपकी अप्रूव हो गई, तो उसके बाद फिर आप जो है वो अपनी EOI सबमिट करवा सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद फिर आप वेट करें तो आपको इन्विटेशन आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। और फिर ये तो हो गई, ये बात मैं सिर्फ ले गई कि आप वीज़ा किस तरह ले सकते हैं, या फिर वहाँ पे, लेकिन वर्किंग प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन होने के लिए ये लास्ट स्टेप जो है आपके ओरल एग्ज़ाम का, ये आपको कंप्लीट करना होता है। तो बस MCQ एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, तो विद इन अ फ्यू मंथ्स, समटाइम्स विद इन फ्यू डेज, आपको ओरल एग्ज़ाम की डेट मिल जाती है। और ओरल एग्ज़ाम इज जस्ट लाइक यू आर काउंसलिंग समवन, वो आपने क्लियर किया तो आपको एक्रेडिटेड प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन का जो है वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, और फिर आप इजीली अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब्स भी अवेल करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है वहाँ पे, बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि आपको सिटी का एरिया, ज़ाहिर है सिटी में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारी डाइटिशियंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वो जब उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो वो क्यों दूर के एरियाज़ में जाके जॉब करेंगे। तो जो थोड़े से दूर के एरियाज़ होते हैं, अगर आप वहाँ पे अपनी जॉब सर्च करते हैं, तो आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते, वो बिल्कुल पाकिस्तान का एक्सपीरियंस काउंट करता है। मेरी भी फर्स्ट जॉब जो है वो थोड़े से आउट ऑफ मेलबर्न 2 to 3 आवर्स की ड्राइव थी, तो हम लोग वहीं मूव हो गए थे। तो बहुत ईजीली मेरी फर्स्ट इंटरव्यू पर मेरी फर्स्ट जॉब लग गई थी। दैट वाज लाइक लक मे बी, बट फर्स्ट इंटरव्यू पर मेरी फर्स्ट जॉब लग गई थी।
वहाँ पे मैंने 2 इयर्स जो है वो प्रैक्टिस की और उसके बाद फिर आपके पास ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस भी आ गया, तो उसके बाद फिर आप पूरा ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी अप्लाई करें आप इंशाल्लाह जो है वो जॉब हो जाएगी। तुबा, आपने ऑस्ट्रेलिया एक इंग्लिश कंट्री है, इंग्लिश बोली जाती है, तो इसमें स्टूडेंट्स को क्या मशवरा है कि इंग्लिश पे कितना काम करना है, कैसे काम करना है? आपको क्या फ़ायदा रहा, इंग्लिश का क्या सपोर्ट रही? इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये एक तो ज़ाहिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आप अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं अपना एक्रेडिटेड प्रैक्टिसिंग डायटीशियन के लिए, तो इसमें भी आपको आइल्स करना इम्पोर्टेंट है और पीटी एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ आइल्स से ही होता है। और 8 लिसनिंग में और बाकी 777 बाकी 3 मॉड्यूल्स में आपको चाहिए होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर आप फ्यूचर प्लानिंग इस तरीके की कर रहे हैं कि आपने बाहर जाना है, तो आप इंग्लिश को अपने साथ लेके चलें। और इसका क्रेडिट सर वैली को भी बहुत ज़्यादा जाता है। 5 क्लास तक मैं इंग्लिश सीख चुकी थी। काफ़ी लोग लेट स्टार्ट करते हैं, बाबा को भी बहुत क्रेडिट जाता है, लेकिन अगर सर वैली जैसा टीचर हमें नहीं मिलता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस मुकाम पे नहीं होती, क्योंकि इंग्लिश ने जितना ज़्यादा हेल्प की है यहाँ तक पहुँचने में, अंडरस्टैंड करने में, एग्ज़ाम्स क्लियर करने में, अपना मैसेज पहुँचाने में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ग्रेजुएशन या इंटर के साथ साथ, क्योंकि अगर इतना आप लेट हो गए कि आपने अभी तक नहीं सीखी, तो आप इसे प्रायोरिटाइज करें और इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये आपके अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है और ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। खुसूसन इंडिपेंडेंट लड़कियों के लिए आप फील्ड में जाती हैं अगर, तो ऑस्ट्रेलिया कैसा मुल्क है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। वहाँ का जॉब कल्चर, सेफ्टी के लिहाज से सबसे ज़्यादा मैं जॉब कल्चर को ही डिस्कस करना चाहूँगी। और थोड़ा सा मैं इस बात को हाईलाइट भी करना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में जब हम जॉब पे निकले जाते हैं तो पॉलिटिक्स का जो एक माहौल होता है वो हर जगह है। और मैंने ऑस्ट्रेलिया में ये नोट किया कि जिन हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया मुझे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं मिली वहाँ पे, और वो इतने ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं। ये मैं आपको स्पेशली शेयर करूँगी आपसे कि जब मैं फर्स्ट अपनी जॉब के लिए गई तो मेरी मैनेजर आई और वो मुझे मेरे डेस्कटॉप और मेरी चेयर वगैरह सब बता रही थी कि यहाँ पे किस तरीके से करना है। तो वो वहाँ पे एक ही चेयर अवेलेबल थी, तो उसने मुझे कहा कि यू सिट हियर। मैं वहाँ बैठ गई और वो यहाँ नीचे बैठ गई अपने घुटनों पे, एंड आई वॉज शॉक्ड। और मैं अचानक से, मतलब मेरा रिएक्शन यही था कि मैं फौरन अपनी सीट से खड़ी हो गई और मैंने कहा नहीं यू सिट हियर। तो शी वॉज लाइक वेरी कूल एंड नॉर्मल, दैट्स फाइन, यू सिट हियर, इट्स ओके। एंड देन उसने मुझे वहीं सब कुछ एक्सप्लेन किया। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं मतलब इंतहाई शौक थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी इस बारे में पाकिस्तान में होते हुए। सेकेंड चीज़ जो मैंने नोट की वो आपको आपकी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आप अकेले हैं, जैसे आपने कहा इंडिपेंडेंट लड़कियाँ वहाँ पर हैं, अगर आई भी तो ज़ाहिर है आप फैमिली से दूर हैं, तो वो बहुत प्रमोट करते हैं कि आप जो है वो वेकेशंस लें, आप अपने सैटरडे संडे को सेलिब्रेट करें, आप रिलैक्स हों। हर उस पर जो है हर वीकेंड पे सब पूछ रहे होते हैं उससे कि व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड। मेरे पास ऐसा प्लान नहीं होता, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं लॉन्ड्री करती हूँ, लेकिन सबका प्लान होता है। और वो मतलब रिलैक्स होके मंडे को जब दोबारा से ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो स्टार्ट में मुझे इस बात का बहुत ट्रॉमा होता था कि मैं अपनी मैनेजर से ये पूछूं कि क्या मैं कल की छुट्टी ले लूं, क्योंकि मेरे जहन में जाहिर है यहाँ का कल्चर था और यहाँ पे हमें काफ़ी दिन पहले बताना पड़ता है। और फिर उसका स्ट्रेस भी आपको सबको पता है कि उसका स्ट्रेस होता है। लेकिन वहाँ पे अब जो है वो, अगर आपके पास लीव्स नहीं भी हैं, अगर आपके पास एनुअल लीव्स नहीं भी हैं, तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन आपको छुट्टी जरूर मिल जाएगी बगैर मुंह बनाए। और जब आप वापस आएंगे तो सब आपसे बहुत खुशामद भी करेंगे आपकी कि भैया आप घूम के आए, और फिर सब आपसे पूछेंगे भी कि मतलब मुंह नहीं बनता किसी का भी। तो बहुत ही रिलैक्सिंग माहौल में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ज़ाहिर है आप जब रिलैक्स करके प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी ग्रोथ वहाँ पे अच्छी होती है, प्रोफेशनली भी, और वैसे भी आप ज़ाहिर है वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है। बिल्कुल। शुक्रिया तुबा, आपका वक्त बहुत कीमती। पाकिस्तान जो लोग आते हैं बाहर से, उनके पास हज़ारों मसरूफियात होती हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, बहुत जिम्मेदारियां होती हैं,
बहुत सारे काम निपटाना होते हैं, आपने ख्याल करते हुए अपनी जैसी साथियों का, अपने मुल्क की बच्चियों के लिए अपनी कीमती मशवरे दिए, कीमती राय दी, इसके लिए रियली वेरी थैंकफुल। और मैं आपका ईमेल एड्रेस, अगर बच्चियाँ इंटरेस्टेड होंगी, मांगेंगी, तो अपना मुझे ईमेल एड्रेस शेयर कीजिएगा ताकि मैं उनको दे सकूं, आप उनको गाइड कीजिएगा जो आप कर सकती हैं। और जब तक के लिए खुदा हाफिज़। या